नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी लास्ट क्लास परसों आई थी। परसों थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो क्लास छोटी थी, और तबीयत सही ना होने की वजह से, क्योंकि कोल्ड हुआ था, कल तबीयत थोड़ा सी और डाउन थी, तो कल हमने क्लास नहीं बनाई। आज जो है आपकी ये जैव विविधता पे जो क्लास चल रही थी, जैव विविधता वाली यूनिट, उसमें हमारी ये तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था कि जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण, यहीं तक हमने पढ़ा था। ठीक है, झूम खेती के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम जैव विविधता संरक्षण को पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना जो है टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जैव विविधता संरक्षण क्या है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। हम लोग पहले बेहतरीन तरीके से एक माइंड मैप बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समझने के बाद फिर हम अपना पीपीटी में आते हैं, देखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपके जो पीपीटी है, पीपीटी में बहुत ज़्यादा ना लिखा जाए, बगल में बोर्ड में लिखा जाए, और वो पीपीटी और वो जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप पीपीटी वाला जो नोट्स है, ये नोट्स आप इसको आसानी से प्रिंट करवा सके, जिन साथियों को प्रिंट करवाना है, और साथ ही साथ जिनको लिखना है, खुद से नोट्स बनाना है, वो लिख सकें। तो मेरी तो बार बार यही सलाह है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। बाकी सबके लिए अलग जो भी आप लोग की आसानी हो, जिस चीज़ में आप सहज महसूस करें, उन चीज़ों को आप करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो हमने कई बार बताया कि चीज़ दिमाग में आपके माइंड मैप बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीपीटी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, ये हमारी क्लास नंबर 15 है। जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता के बारे में आप सबको पता ही है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता का मतलब क्या है, एक सेकेंड। जैव विविधता हो गई आपकी कि जीवों और वहाँ पे जो पादप हैं, यानी कि जो जंतु हैं और पादप हैं, इनकी कितनी ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ पे रह रही हैं किसी इन्वायरमेंट में। जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ रह रही होंगी, वो वहाँ की क्या कहलाती है, वो वहाँ की कहलाती है जैव विविधता। और जैव विविधता संरक्षण क्यों किया जाता है, मतलब इन्हीं प्रजातियों को संरक्षित करना, इनको जो है संरक्षित करना। ये क्या हो गया, इन्हीं प्रजातियों को संरक्षित करना, किसी इकोसिस्टम में जो भी प्रजातियाँ हैं उनको संरक्षित करना। ठीक है, जो उनका वहाँ पे अगर उनका विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है, हमारी गतिविधियों के कारण या फिर प्रकृति के कारण, जो भी कारण हो उनके विलुप्त होने का, या ठीक है, तो उससे उनको संरक्षित करना। ठीक है, उनके आवास को संरक्षित करना और उनको संरक्षित करना, ये क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता का संरक्षण में आता है। अच्छा, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी जीव जाति प्रजाति हैं, सबसे मिलकर ही हमारा इन्वायरमेंट बना है, और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, अगर वो सही रूप से, सुचारू रूप से संतुलित इन्वायरमेंट हमारा होगा, तभी जो है चीज़ें वर्क कर पाती हैं, नहीं तो कुछ भी वर्क नहीं कर पाता। सब अपनी फंक्शनिंग, अगर कोई उस कड़ी का हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, और उस कड़ी में अगर कोई एक प्रजाति गायब होती है तो उस पूरे इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि सपोज दैट इन्वायरमेंट से जो मांसाहारी जीव है वो गायब हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, शाकाहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि पादपों की कई सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, पादपों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, तो फिर धीरे धीरे शाकाहारी जीव भी नष्ट हो जाएंगी, पूरा इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक पहलू है बहुत, यानी कि हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं उसको सुचारू रूप से संचालित होने के लिए जीवों को, और जो जीव पादपों की प्रजातियां, उनका संरक्षित रहना अति आवश्यक है। तो पर्याप्त डिस्कशन हो गया है। अब चलते हैं जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, जो आपका इन जीवों का संरक्षण होता है, किन जीवों का संरक्षण, ये जो जीव पादप हैं आपके या फिर जंतु हैं, इनके संरक्षण के लिए दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके संरक्षण के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन विधियों को आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। संरक्षण के लिए विधियाँ यूज की जाती हैं दो विधियों में। हम उन विधियों को दो विधियों में विभाजित करते हैं। एक विधि आपकी कहलाती है स्वस्थाने संरक्षण। दूसरी विधि आपकी कहलाती है बाह्य स्थाने संरक्षण। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। अब हम समझेंगे कि स्वस्थाने और बाह्य स्थाने क्या है। तो पहले तो इनके नाम को देखिए। स्व मतलब अपने स्थान पर, स्वस्थाने, स्व मतलब अपना, स्थान मतलब स्थान, यानी कि जब अपने ही, उनके खुद के, उनके मौलिक, उनके प्राकृतिक आवास में कोई भी जीव है, जब उसको उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो विधि कहलाती है स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत वो आ जाती है। बाह्य स्थाने, जब उसको उसके मूल प्राकृतिक स्थान से पृथक, जो उसका प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास से हम बाहर ले जाके उसका संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक आवास से बाहर
से बाहर कहीं और ले जाते हैं और वहाँ पे उसका संरक्षण किया जाता है, तो वह बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब इसको पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई इकोसिस्टम है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, एक इकोसिस्टम है, एक भौगोलिक एरिया है जहाँ पर हमें यहाँ के कुछ पादपों की प्रजातियों को और कुछ जंतुओं की प्रजातियों को संरक्षित करना है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इन सबको इसी जंगली, आपका मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, यहीं पे संरक्षित कर दिया जाए। इस पूरे एरिया को हम रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दें, रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दें और यहीं पे इनका संरक्षण किया जाए, इनको कहीं ना ले जाया जाए, इसी वन में ही इनका संरक्षण किया जाए जहाँ पे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। और सपोज दैट इसमें मान लीजिए कुछ पादप हैं या फिर कुछ जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या जो विलुप्त हो चुके हैं। तो मान लीजिए हमने किसी पादप को ले लिया, इसका जो है जीन जो है, इसके कुछ अनुवांशिक जीनों को जो है लैब में संरक्षित कर दिया गया, लैब में संरक्षित कर दिया गया कि भैया अगर ये कभी प्रजाति विलुप्त होती है तो इस जीन्स से इन प्रजातियों का हम जो है फिर से करके वैज्ञानिक तरीके से इनके फिर से जो है इनकी प्रजाति को इस प्रकृति में लाया जा सकेगा। अगर मान लीजिए ये विलुप्त हो गए तो इनको लैब में उठा ले गए। या फिर मान लीजिए हमें यहाँ से कुछ बाघों को संरक्षण देना है, उनको हम किसी अपने उनके कहीं पे कुछ उनके कृत्रिम इन्वायरमेंट बनाए, चिड़ियाघर मान लीजिए बना दिए, चिड़ियाघर तो प्राकृतिक आवास नहीं है ना, ये तो मानव द्वारा निर्मित एक इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पे इनका संरक्षण किया जा रहा है उदाहरण के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाएंगी आपकी बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब समझने वाली बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है कि मान लीजिए ये कोई आपका क्षेत्र है, यदि किसी प्रजाति को जहाँ पे है वहीं पे संरक्षित हम करते हैं तो वह स्वस्थानीय कहलाती है। लेकिन यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पे इसके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। अब देखिए, तो अगर हम स्वस्थानीय संरक्षण की कुछ विधियों की बात करें, स्वस्थानीय संरक्षण की, एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो स्वस्थानीय संरक्षण में आपका स्वस्थानीय संरक्षण हमने देखा अभी, और क्या देखा, और हमने देखा बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो स्वस्थानीय में हमने बताया कि जो जिनको उनके खुद के जो है आवास में जब संरक्षित किया जाता है तो वो कहाँ आता है, वो स्वस्थानीय संरक्षण में आता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पूरे उस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ रह रही हैं वो संरक्षित हो जाती हैं। या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, जीवमंडल, इन सबको हम बेहतरीन तरीके से आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अब हम ये जो चल रही है यूनिट, इसमें ही इन चीज़ों की चर्चा होगी, ठीक है। जीवमंडल, रिजर्व, और अब बाह्य स्थान में क्या हो गया, बाह्य स्थान में हमने बताया जैसे जो जीन बैंक बनाए जाते हैं, जीन बैंक में क्या होता है, जो आपके संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां होती हैं, यानी कि जिनका इन्वायरमेंट में जो गायब हो चुकी हैं, जिनके गायब होने की ज़्यादा खतरा है, तो उनके जो है, जैसे अगर पादप हैं तो उनके बीजों को संरक्षित कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है बीज बैंक। बीजों को उनको ले जाके कहीं पे प्रॉपर इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करके कि जहाँ पे वो बीज, उनकी उत्पादकता, जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो कम ना हो, उनको रिजर्व कर दिया जाता है उन बीजों को। वैसे ही जीन बैंक होते हैं, जीन बैंक अनुवांशिक जो कुछ सामग्री है उसको ले जाके रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, रख दिया जाता है। वनस्पति या फिर आपका वृक्ष उद्यान हो गया, जहाँ पे वृक्ष खुद से नहीं उगे हैं, उनको हम उगा रहे हैं, उनको अपने तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि वो फिर क्या हो गया, उनका मूल आवास नहीं हो गया ना, क्योंकि इनको हम उगा रहे हैं अपने हिसाब से बनाए हुए सिस्टम से। तो वृक्ष उद्यान हो गए। जंगल आपका आता है इसमें, ठीक है, लेकिन उद्यान जो बगीचा हम क्रिएट करते हैं वो अपने अनुसार बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ लाएं जो हम इस यहाँ की ना हो, हमारे यहाँ जैसे आप ही लोग आप लोग हैं जैसे बगीचा बनाते हैं, बहुत पौधों को ऐसे लगाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो अपने आवास में हो, वो इस इन्वायरमेंट में हो सकता है फिट भी ना बैठे, लेकिन हम उनको लाते हैं, उनके अनुसार उनको टेम्परेचर, उनको पानी की सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं और उनको उगाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में ही आती है ये चीज़ें। जल, ठीक है, वृक्ष उद्यान हो गया, आपके चिड़ियाघर भी हो गया, चिड़ियाघर में भी जो क्या उनका मूल प्राकृतिक आवास है, नहीं, ठीक है।
तो ऐसे ही चीज़ें आती हैं। अब आप बेसिकली समझ चुके होंगे कि स्वास्थ्य संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। इन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। इन चीज़ों को हम एक बार अपनी पीपीटी में देख लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, यही देखा ना। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व, अच्छा ये देखिए, अभी नहीं देखेंगे। हाँ, स्वास्थ्य स्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण को हमने देखा। स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण में हमने देखा कि जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और बाह्य स्थानीय में जब उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो वह बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसको इन सीटू बोला जाता है, इसको एक्स सीटू बोला जाता है। उदाहरण के लिए जीन बैंक और चिड़ियाघर, ठीक है। देखिए जैव विविधता संरक्षण स्वास्थ्य स्थानीय और बाह्य स्थानीय, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आती है, यहाँ पे जो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आती है। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इसको इंपॉर्टेंट मान के लिख लीजिए। ये यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। XC2 विधियाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ जहाँ से PYQs में क्वेश्चन आए हुए हैं। जूलॉजिकल पार्क में पालन पोषण, या यहाँ पे ये याद रखना है, इसको थोड़ा डिटेल से यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि देखिए एक बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो है, बाह्य स्थान संरक्षण में आपको दो विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है। बाह्य स्थान संरक्षण में दो विधियाँ आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक तो हो गया आपका जूलॉजिकल गार्डन और बोटेनिकल पार्क। जूलॉजिकल प्लस बोटेनिकल पार्क, यही आपका प्राणी बगीचा और जो वनस्पति बगीचा लिखा है वही है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है कि ये इनमें क्या किया जाता है, ये आपका ये लिखा है बेसिकली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वैसे भूलेंगे तो आप है नहीं, इसे याद, प्राणी बगीचा और यहाँ पर जो वनस्पति बगीचे हैं, क्योंकि ये जो है आपके मूल आवास नहीं है, मूल प्राकृतिक आवास नहीं है। मूल प्राकृतिक आवास क्यों नहीं है, क्योंकि ये मानव द्वारा ये इन्वायरमेंट को बनाया जाता है। जो बगीचे हैं कि वहाँ अपने हिसाब से लिखते हो ना, मूल प्राकृतिक आवास वो है जहाँ पे हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। बिना मानव के हस्तक्षेप से जो इन्वायरमेंट सिस्टम बना है, जो इकोसिस्टम बना है, वो जो है मूल प्राकृतिक आवास होता है। लेकिन जो हम हस्तक्षेप करके जिन चीज़ों को बना रहे हैं तो वो क्या, वो बाह्य स्थान संरक्षण में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो उनका मूल प्राकृतिक आवास नहीं रह जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है। बेसिकली जो आपका जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल पार्क है, यहाँ पे क्या होता है, जो विलुप्त प्राय प्राणियों, जंतुओं या फिर पादपों की प्रजातियों का यहाँ पे पालन पोषण किया जाता है कि ये नष्ट ना हो जाए। जैसे जो एकदम नष्ट होने के कगार पे है, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ पौधा, कोई जानवर है, तो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से हम रखते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं ताकि इनकी प्रजातियों में वृद्धि हो सके, ये नष्ट ना हो, ये बाह्य स्थान। और आपको याद रखना है इसके अंदर एक और जो है, ये जो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, दूसरा क्या याद रखना है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो यहाँ पे लिखा है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंदर जैसे जो किसी भी चीज़ के जो जीवित शुक्राणु हो गए या एक्स हो गए या भ्रूण हो गए, उनके जो नमूने होते हैं, यानी कि शुक्राणु हो गए, अंडे हो गए या फिर भ्रूण हो गए, उनको जो है अत्यंत कम, बहुत कम टेम्परेचर पे जो है बेसिकली द्रवित जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसमें संरक्षित करके रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये इसमें क्या होता है, जैसे आपके मान लीजिए शुक्राणु हैं प्लस एक्स हो गए, आपके भ्रूण हो गया आपका भ्रूण, इनको जो है बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत कम तापमान पे, या हम कह सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, बेसिकली इनको कहाँ रखा जाता है, द्रवित नाइट्रोजन में, द्रवित नाइट्रोजन में इनको संरक्षित किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो यही याद आपको रखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन में जो है शुक्राणुओं, अंडों या भ्रूणों को संरक्षित करना, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में। आपको याद ये रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन और ये जो जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल पार्क है, ये सब XC2 में यानी कि बाह्य स्थान संरक्षण में आते हैं, इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र लिखा है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम बाद में देखेंगे। बाद में क्या मतलब, आज के नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गए
राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। इनको एक साथ पढ़ने का क्या कारण है, क्योंकि थोड़ा सा आपस में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इनको एक साथ देखेंगे एक क्लास में। आज हम इनको देख लेते हैं। पहले इधर जो लिखा है प्रवाल भित्तियों के बारे में, कि भारत में प्रमुख 4 क्षेत्र हैं प्रवाल भित्तियों के। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी हो गई, मन्नार की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप, यहीं पे आपके यही 4 स्थान है जहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। इसको आपको चारों स्थानों को रट डालना है, ठीक है। रट क्यों डालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐसा आया हुआ है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से किन स्थानों पर प्रवाल भित्तियाँ हैं। ऑप्शन दे देगा कि नंबर 1 अंडमान निकोबार, नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, नंबर 3 मन्नार की खाड़ी, नंबर 4 सुंदरबन, ठीक है। उसके बाद बोल देगा कि इसमें से कौन सा सही है, केवल 1 या 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 3 4 सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप चारों स्थानों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी एक आ गया है प्रवाल विरंजन। चलिए पहले हम प्रवाल विरंजन को समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा लिखा नहीं, इसके बारे में हमने नोट्स में ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन अभी ये बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कभी उतना ही पढ़ा देंगे, प्रवाल विरंजन बाद में आप लोगों को समझा देंगे, लेकिन अब चीज़ें आई हैं तो समझ लेते हैं। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, नोट्स में इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए नोट्स कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ, जैसे जब हम नोट्स बनाने बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को लिखे, उसके बाद उसको हमने चीज़ें कहीं ना कहीं से फाइनलाइज की कि हाँ ये चीज़ें आज की क्लास में इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर याद आता है जब पढ़ाने चलते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें बोल रही है, तो वो चीज़ें फिर अभी नोट्स रोक के हम उसको जाके इसमें शामिल नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पर देख लिया करिए, ठीक है। चलिए प्रवाल विरंजन हम पहले समझ लेते हैं। प्रवाल विरंजन, चलिए तो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे कि प्रवाल क्या है। क्या है प्रवाल, क्या है। तो प्रवाल के बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपके प्रवाल हैं कोई पौधे नहीं हैं, पौधे नहीं हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे समुद्री जीव हैं। ये क्या है, ये छोटे छोटे समुद्री जीव हैं। तो समुद्र के अंदर बहुत जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप क्या है, ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव हैं। छोटे छोटे ये जीव हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले। तो बेसिकली पॉलिप कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले क्या हैं, ये छोटे छोटे जीव हैं, ठीक है। और इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये जो जीव हैं ये समूह में निवास करते हैं, मतलब कभी एक जीव नहीं निवास करेगा, ये समूह में निवास करेंगे। कैसे, समूह में निवास करेंगे, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पॉलिप। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पॉलिप। और इन पॉलिप्स के ऊपर एक खोल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके ऊपर एक खोल, ठीक है। इन जीवों के ऊपर एक खोल पाई जाती है, मतलब एक आवरण होता है इनके ऊपर। और वो जो खोल होती है, ठीक है, ये बनी होती है चूना पत्थर से। चूना पत्थर आप लोग सब लोग जानते हैं, चूना पत्थर। तो ये किसकी बनी होती है, ये पॉलिप, ये जो है इस खोल को भी पॉलिप बोला जाता है। इसीलिए इन जीवों को क्या बोला जाता है, पॉलिप बोला जाता है। इस खोल को भी पॉलिप बोला जाता है, ठीक है। तो आप प्रवाल क्या है समझ में आया। प्रवाल जो है, प्रवाल क्या है, ये समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव हैं और ये समूह में निवास करते हैं। इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की खोल पाई जाती है जो कि चूना पत्थर की बनी होती है। इसीलिए वो जो खाल है, वो जो खोल है इनके ऊपर, सॉरी खाल नहीं खोल है, ऊपर जो आवरण बना होता है वो किससे बना होता है, चूना पत्थर से। और उसको क्या बोला जाता है, पॉलिप बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलिप, ठीक है। अब आगे आपको याद रखना है कि ये जो आपके छोटे छोटे सागरीय जीव है ना, ये जो सागरीय छोटा वाला जीव है, ये जो है सहजीवी संबंध रखते हैं, ठीक है, एक विशेष प्रकार के शैवाल के साथ। ये सहजीवी संबंध रखते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब आप लोग पढ़े होंगे। सहजीवी संबंध क्या होता है कि जब दो जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब साथ साथ रहते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है। तो क्योंकि अभी हम सहजीवी पढ़ाने लगेंगे आपको, तो और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम प्रवालों में तो एक चीज़ पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज़ में आ गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे जीव हैं ये सहजीवी संबंध बनाते हैं किसके साथ, एक शैवाल होता है जिनको बोला जाता है जूजेनथेली शैवाल। ये एक प्रकार के शैवाल हैं जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है जूजेनथेली शैवाल। तो जूजेनथेली शैवाल के साथ जो है आपके जो प्रवाल हैं, ये सहजीवी संबंध में रहते हैं। होता क्या है कि ये जो जूजेनथेली शैवाल हैं, प्रवाल इनको सुरक्षा देता है, और क्योंकि जो जूजेनथेली शैवाल हैं ये
रंग बिरंगे होते हैं, यानी कि ये भोजन बनाते हैं अपने लिए भी और वो भोजन प्रवालों को भी मिलता है। तो ये हो गया इनका सहजीवन संबंध, ये इनको भोजन देते हैं और ये उनको सुरक्षा देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो प्रवालों का कलर रंग बिरंगा होता है वो इन्हीं जूजेंथिला के कारण कलर इनका रंग बिरंगा होता है, क्योंकि ये जूजेंथिली जो शैवाल है ना, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। अब जब ये भिन्न भिन्न रंगों के हो गए तो ये इन्हीं प्रवालों के साथ साथ में रह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपके प्रवाल हैं ये प्रवाल भी रंग बिरंगे हो जाते हैं। ये जो आपके प्रवाल हैं, कोरल, प्रवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल बोला जाता है ना। तो जो कोरल हैं वो भी क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न कलर के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न कलर के हो जाते हैं। भिन्न भिन्न कलर के रंग लिखते हैं, भिन्न भिन्न रंगों के हो जाते हैं, रंगों के हो जाते हैं। अब आप लोग एक बार जाइएगा, सर्च करिएगा, जिनको कोरल और प्रवाल के बारे में नहीं पता वो एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होते हैं प्रवाल। और जिनको पता है वो प्लस क्लास करें। तो प्रवालों के बारे में भी हमने इतनी कहानी देखी कि भैया जो प्रवाल है ये छोटे छोटे समुद्री जीव हैं जो कि समूह में निवास करते हैं, जो कि कहाँ पे निवास करते हैं? समूह में। और ये सहजीवी संबंध रखते हैं किसके साथ? जूजेंथिली परिवार के जो शैवाल होते हैं उनके साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। और क्योंकि जो जूजेंथिली परिवार के शैवाल हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, इसी कारण जो प्रवाल भी होते हैं वो क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। और जो इनकी प्रवालों की खोल होती है, कवर होती है, वो किसकी होती है? चूना पत्थर की होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ तक की चीज़ें अब आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम समझेंगे प्रवालों के बारे में। तो भाई बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी इतना ही जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे कि इन प्रवालों का प्रवाल विरंजन जो टर्म आया है इसको हम देखेंगे। अच्छा, प्रवालों के साथ थोड़ी सी इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता देते हैं। आप लोग या लिखिएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है, सुन लीजिएगा। क्योंकि अभी जब हम प्रवालों को पढ़ रहे हैं ये जानना इसलिए ज़रूरी है। प्रवाल हमने क्यों पढ़ाया आपको? क्योंकि प्रवाल विरंजन पढ़ाना था। प्रवाल विरंजन आप तभी समझेंगे जब प्रवाल समझेंगे। तो उसी प्रकार प्रवालों की कुछ और विशेषताएं सुन लीजिए। जैसे कि ये समूह में निवास करने हैं, मैंने आपको बताया। ये जूजेंथिला जो परिवार का शैवाल होता है इसके साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक खोल होती है, एक आवरण होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर का बना होता है, हमने इसको भी बताया। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये गर्म सागरीय प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? गर्म सागरीय प्रदेश में रहते हैं। और जो सागरीय जैव विविधता का लगभग 25% होता है, सागरीय जैव विविधता का 25%, इसको लिख लीजिएगा। सागरीय जैव विविधता का, ये इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता का 25% वो शैवाल ही निर्माण करते हैं। शैवाल नहीं, ये कोरल आपके प्रवाल। तो सागरीय जैव विविधता का लगभग 25% भाग आपका कौन निर्मित करता है? तो वो निर्मित करते हैं आपके कोरल्स, ठीक है। और इन्हें फाउंडेशन प्रजाति भी बोला जाता है। फाउंडेशन प्रजातियां क्या होती हैं? हमने आपको बताया था बहुत स्टार्टिंग में, जब हम आपको कई सारी प्रजातियों के बारे में बता रहे थे। आपके जो इकोसिस्टम में नहीं, कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अम्ब्रेला प्रजाति, याद आया? अम्ब्रेला प्रजाति के बारे में बताया था। फाउंडेशन प्रजाति के बारे में बताया था ना। तो फाउंडेशन उस समय भी हमने प्रवालों को बताया था कि प्रवाल को फाउंडेशन प्रजाति बोला जाता है। और इनको याद रखना है कि ये जो प्रवाल होते हैं ना, इनके प्रवालों के विकास के लिए कुछ आदर्श दशाएं होती हैं। प्रवालों के विकास के लिए मतलब वैसी जब दशाएं विद्यमान रहेंगी तो तभी प्रवालों का अच्छे से विकास हो सकता है। वो दशाएं क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है तापमान कितना होना चाहिए? तो हमने बताया कि थोड़ा सा गर्म माहौल में ये रहते हैं। मतलब आपका लगभग जो है मान के चलिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। ये आदर्श दशाएं हैं जहाँ पे ये अच्छे से रहेंगे, इनका विकास अच्छे से हो सकेगा। और बेसिकली ये प्रवाल आपके जो पाए जाते हैं वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। वही आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है जो हम समझेंगे वो है प्रवाल विरंजन। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड, अगर हमने इतनी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं तो एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चीज़ें जैसे क्रम बाई क्रम याद आती चली जा रही हैं तो हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं ताकि कुछ छूटे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। प्रवाल भित्ति भी, आप लोग प्रवाल से ज़्यादा प्रवाल भित्ति सुने होंगे। प्रवाल से ज़्यादा क्या सुने होंगे? प्रवाल भित्ति सुने होंगे। कोरल रीफ, और ये नोट्स में नहीं लिखा है, पहले ही बता दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या है? तो कोरल रीफ जो है देखिए आपकी 2 वर्डों से मिलकर बनी है। आपकी जो प्रवाल भित्ति की अगर हम चर्चा करें, प्रवाल
प्रवाल भित्ति। तो ये कितने वर्डों से मिलकर बनी है? ये 2 वर्डों से मिलकर बनी है। एक हो गया आपका प्रवाल और दूसरी हो गई आपकी भित्ति। क्या हो गई? प्रवाल और दूसरी क्या हो गई? भित्ति। प्रवाल तो आप लोगों ने जान लिया कि एक सागरीय जीव है, एक क्या है? समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। ठीक है, कैसा जीव है? खोल वाला जीव है। भित्ति क्या हो गई? भित्ति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है दीवार। दीवार पढ़े होंगे ना, दीवार के लिए ही भित्ति वर्ड यूज होता है, दीवार। तो अब दीवार क्यों आ गया? क्योंकि ये जो दीवार है ना, ये इन्हीं जो शैवालों की खोल है इन्हीं से निर्मित होती है। ये एक चट्टानी संरचना का निर्माण करती हैं यही दीवारें। ठीक है, दीवार बेसिकली क्या होती है? एक चट्टानी संरचना है। एक संरचना तो एक स्ट्रक्चर है, पत्थरों से बनाई जाती है, ईंटों से बनाई जाती है। तो वैसे ही एक जब दीवार बन जाती है, जब दीवार बन जाती है आपकी इन प्रवालों के द्वारा, तो उसे ही क्या बोला जाता है? प्रवाल भित्ति बोली जाती है। प्रक्रिया समझिए, होता क्या है? जैसे आपके प्रवाल हैं, इनके ऊपर चूना पत्थर की क्या पाई जाती है? खोल, जिसे क्या बोला जाता है? पॉलिप बोला जाता है। अब ये जो प्रवाल हैं ये कैसे निवास करते हैं? अकेला नहीं रहता, कॉलोनियों में रहते हैं। कॉलोनियों में मतलब समूह में रहते हैं ये प्रवाल। ठीक है, जब समूह में रह रहे हैं तो समूह में मरेंगे भी, समूह में इनकी मृत्यु भी होती है। समूह में इनकी क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। अब समूह में मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मृत्यु के पश्चात क्या होता है? जीव तो अंदर का मर गया, लेकिन जो चूने की खोल है वो विद्यमान रहती है। चूने की खोल जो है हार्ड होती है, वो विद्यमान रहती है। अब इस चूने की खोल के ऊपर पुनः नए प्रवालों का जन्म होता है। पुनः इस नए प्रवालों का जन्म हुआ इसके ऊपर, फिर इनकी भी मृत्यु हो गई, इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर उसके ऊपर भी पुनः नए प्रवालों का जन्म हुआ, फिर से नए प्रवालों का जन्म हुआ। तो ऐसे ही चलते चलते वो एक ऐसे लेयर ऐसे ये हुए नए प्रवाल, फिर मृत्यु हो गई, यहाँ पे चूना पत्थर बचा, फिर इसके ऊपर नए प्रवाल। तो ऐसे ऐसे एक लेयर की क्या बन जाती है? प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, एक दीवार का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रवाल भित्ति बोला जाता है। अब आशा करते हैं आप लोगों को प्रवाल भित्ति भी समझ में आ चुकी होगी। तो प्रवाल भित्ति क्या है? तो प्रवाल भित्तियाँ ऐसे याद करिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए कि प्रवाल भित्तियाँ सागरों में उपस्थित चट्टानी संरचना है जिसका निर्माण लगातार प्रवालों की खोल के निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, देखो क्या है? प्रवाल भित्ति एक प्रकार की, इसी डिफिनेशन देखिए, प्रवाल भित्ति क्या है? एक प्रकार की चट्टानी संरचना है जिसका निर्माण लगातार प्रवालों की खोल के निक्षेपण से होता है। ये जो खोल है यही जो है, प्रवाल मर गया, खोल है, फिर नया प्रवाल आया, फिर मर गया, उसकी खोल है, तो इनकी निक्षेपणों की प्रक्रिया से होता है। अर्थात महासागरों में उपस्थित चूना के पत्थर की जो चट्टानी संरचना है, जो दीवार के समान दिखाई जाती है, उसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के हमने बोल दिया है पूरी, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, बस चीज़ों को समझते चलिए। अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। अंतिम चीज़ जो इसमें समझना है वो है प्रवाल विरंजन। क्या है? प्रवाल विरंजन। इंग्लिश में कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग। चलिए, अब देखिए आपका जो कोरल ब्लीचिंग है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोरल और ब्लीचिंग। कोरल बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं कि सागरीय जीव हैं जो कि भिन्न भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। रंगों का कारण उसमें जो शैवाल है उनके कारण हो रहा है, जो जूजेंथिला शैवाल है। सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रवाल किन जीवों के साथ, किन शैवालों के साथ रहते हैं सर जीवन में, तो आप बताइए कमेंट करके किन के साथ रहते हैं। अभी हमने बताया ना कि जूजेंथिला परिवार के साथ, जो जूजेंथिला के शैवाल होते हैं, जूजेंथिला परिवार के, उन्हीं के साथ ये रहते हैं सहजीवन संबंध में। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम हम लोग सुने हैं, रंग बिरंजक बोला जाता है उसको। तो ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है? कि रंगहीन हो जाना, रंगहीन हो जाना, रंगहीन हो जाना। तो रंगहीन यहाँ पे कौन हो रहा है? रंगहीन हो रहे हैं आपके प्रवाल। रंगहीन कौन हो रहे हैं? प्रवाल। प्रवालों में रंग किसका है? प्रवालों में रंग किसका है? तो जो आपके जूजेंथिली शैवालों का रंग है। तो इन्हीं ये जो जूजेंथिली शैवाल हैं, यानी कि जब ये हट रहे हैं तभी जो प्रवाल आपके रंगहीन हो जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण कलर है ना। तो ये अगर किसी कारणवश रंगहीन हो जाना किसका? जूजेंथिला परिवार का सदस्यों का किसी कारणवश रंगहीन हो जाना।
क्यों रंगीन होंगे, उसके प्रमुख कारण होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण इनका रुक जाए, क्योंकि ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो अगर इनका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है तब भी ये क्या हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। अब जब प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा तो ये क्या भोजन बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्योंकि ये प्रवालों को भोजन तो यही शैवाल दे रहे हैं ना, प्रवालों के साथ इसीलिए सहजीवन में रह रहे हैं, ये उनको, वो इनको सुरक्षा दे रहा है, ये उनको खाना दे रहे हैं। तो भोजन नहीं दे पाएंगे तो क्या हो जाता है, प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। किसकी, प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो आप लोग प्रवाल विरंजन का मतलब समझ के, हमने इसी वर्ड से आपको समझा दिया कि प्रवाल विरंजन क्या है। तो बेसिकली प्रवाल, इतनी कहानी का यही मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रवालों का विनाश हो जाता है। प्रवालों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, या फिर उनकी संख्या में कमी होने लगती है, या प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। जिसका हमने एक कारण आपको ऐसे समझाया कि इनका जो जूजेंथिला परिवार के कारण जो है क्या है, ये जो जूजेंथिला परिवार है वो इनको कलर देता है। तो किसी कारणवश अगर कलर में कमी आने लगती है, जिसका कारण क्या होता है, बेसिकली प्रकाश संश्लेषण अगर वो करना बंद कर देते हैं जूजेंथिला परिवार के सदस्य, तो उसके कारण प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। प्रकाश संश्लेषण रुकने के कारण ही ऐसा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण रुकने के कारण क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा कि भैया भोजन नहीं बन पाएगा। भोजन नहीं बन पाएगा तो कोई भी कैसे जीवित रह सकता है। तो फिर क्या शुरू हो जाता है, प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया। अब इसके कारण क्या होते हैं अभी हम आपको लिखवाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, अगर इसकी डिफिनीशन अगर आपको लिखवा दे इसके बारे में तो लिख लीजिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप, अब ये नोट्स में नहीं लिखी है इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवालों का विनाश होता है, प्रवालों का विनाश होता है, या प्रवालों की संख्या में कमी आती है, या प्रवालों की संख्या में कमी आती है, या प्रवालों की संख्या में कमी आती है, या हम बोल दें कि प्रवालों की मृत्यु हो जाती है, या प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रवाल विरंजन कहलाता है। अब इसका किस कारण से ये होता है, किस कारण से होता है, कारण, तो कारण को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई आपकी प्राकृतिक कारण, एक हो गया आपका प्राकृतिक कारण, और एक हो गया आपका मानवीय कारण। एक हो गया आपका मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, या उस सागर महासागर जो एरिया है जहाँ पे प्रवाल है वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर भी होता है, तो उस एरिया में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए तब भी वहाँ के प्रवालों का विरंजन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। कोई संक्रामक रोग फैल गया, क्योंकि जीव ही हैं, कोई संक्रामक रोग फैल जाए, या वहाँ का जो सागरीय प्रदेश है वो अशांत हो जाए, सागरीय प्रदेश, वहाँ सुनामी आ जाए, वहाँ सुनामी आती रहे, वहाँ ज़्यादा लहरें चलने, बड़ी बड़ी लहरें चलने लगें, वो सागरीय प्रदेश क्या हो जाए, अशांत हो जाए। तो उसके कारण भी प्रवाल, क्योंकि प्रवालों के विकास के लिए शांत क्षेत्र होना जरूरी है। मानवीय कारण क्या हो सकता है, प्रवालों का खनन करना, मानव खनन हर जगह खनन करने में जुट जाता है, प्रवालों का खनन का होना, आवश्यकता से अधिक मत्स्यन होना, या सागरीय प्रदूषण, सागरीय प्रदूषण भी प्रमुख कारण है। तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां होने लगे, तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां होने लगे बहुत ज़्यादा, तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जलमार्गों का विकास, जहाँ पे ये हैं प्रवाल वहाँ पे जलमार्गों को बना दिया जाए, जलमार्गों का विकास कर दिया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण हैं, या फिर यही आप इतना याद रखिएगा कि ये प्रमुख कारण है। मेन जो कारण आपको अभी हमें समझाना है वह है कि वैश्विक तापमान तथा प्रवाल विरंजन। वैश्विक तापमान का जो है कैसे प्रभाव पड़ता है प्रवाल विरंजन पर, ये चीज़ आप लिखिए। वैश्विक तापन एवं प्रवाल विरंजन हेडिंग डालिए, वैश्विक तापन। आज की हमारी क्लास पूरी लगता है ये प्रवालों के ऊपर ही चली जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। वैश्विक तापन एवं प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन, वैश्विक तापन एवं प्रवाल विरंजन। देखिए हमने आपको बताया कि इनके जीवन के लिए जो आदर्श दशाएं वो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ेगा, अगर समुद्र का तापमान बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तापमान बढ़ने के साथ क्या हो जाता है,
प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। आपको ये तो सबसे पहली बात यही याद रखनी है। अब ऐसा होता कि इसका मेन कारण है कि जब तापमान बढ़ता है तो जो जूजेंथिला शैवाल हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो जूजेंथिला शैवाल है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो प्रवालों की भी मृत्यु हो ही जाएगी। और देखिए और होता क्या है कि तापमान जब बढ़ेगा ना, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, एकदम सीधी सी बात है। वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी, लवणता बढ़ेगी। और जब लवणता बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आता है कि प्रवाल विरंजन होने लगता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो हिम है वो पिघलने लगेगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे। और ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, सागरीय जल का स्तर ऊपर बढ़ेगा, सागरीय जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, यानी कि गहराई ज़्यादा होगी। जब गहराई ज़्यादा बढ़ती है तो भी जो है प्रवाल विरंजन होने लगता है, क्योंकि प्रवाल जो है वो छिछले जल में रहते हैं, ज़्यादा अच्छा उनका विकास होता है। अब देखिए ये सब मतलब मैं हम बता रहे हैं कि तापमान बढ़ने से क्या क्या किन किन कारणों से प्रवाल विरंजन होने लगता है। तापमान बढ़ेगा मतलब सागर का जल भी गर्म होगा। अब इससे क्या होगा, चक्रवात की संभावना आएगी, सागरीय जल अशांत होगा, चक्रवातों की संभावना बढ़ेगी, सागरीय जल अशांत होगा, सागरीय जल अशांत होगा। बहुत चीज़ें आपको समझा दी है, बस इतनी ही आपके लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं कि तापमान का कैसे प्रभाव पड़ता है प्रवाल विरंजन पे। तो आशा करते हैं कि प्रवालों की पूरी कहानी आप लोग समझ चुके होंगे, प्रवाल विरंजन की कहानी समझ चुके होंगे और प्रवाल भित्तियों की पूरी स्टोरी आज की क्लास में आप लोग समझ चुके होंगे। नोट्स आपको दे दिया जाएगा। प्रयास करेंगे कि इसकी भी पीपीटी ये इसका नोट्स अभी हम बनाए नहीं है, लेकिन दिमाग में चीज़ें आ गई तो इसका भी नोट्स 1-2 दिन में आपको बना के प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, प्रवालों के आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज की क्लास तो हमारी पूरी प्रवालों के ऊपर ही हो गई। अब चर्चा करेंगे अपनी पीपीटी में जाके। ये पीपीटी में लिखा नहीं है, पीपीटी में जो लिखा है वो जैव विविधता के उपयोग के बारे में लिखा है। तो जैव विविधता के उपयोग को देख के ये क्लास यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम IUCN और जो संकटग्रस्त जातियाँ उनके बारे में देखेंगे। वो क्लास भी हमारी थोड़ी सी लंबी होगी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उसमें हम आपका ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें और अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्रवालों का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसके टेंशन ना लीजिएगा। आज बना नहीं है, उसको क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको। तो देखिए जैव विविधता आखिरकार इतनी जरूरी क्या है। तो हम जैव विविधता को देख रहे थे, हमने जैव विविधता को देखते हुए क्या चीज़ देखें कि जैव विविधता का संरक्षण हमने आज की क्लास में देखा, स्वास्थानी समझा, बाह्यस्थानी समझा। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत जो और चीज़ें हैं जो स्वास्थान में है उनको हमने बोला बाद में समझेंगे, जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन चीज़ों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी हम ये देखें, फिर हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, ये प्रवाल भित्तियों के बारे में हमने पढ़ाया, जिसका नोट्स अभी यहाँ पे नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चीज़ें सारी हम आपको समझा दी हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व इधर ये चीज़ें लिखी हैं इधर वाली, इसको हमने बोला कि बाद में पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको साथ में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो अब आज का अगला टॉपिक बचता है वो जैव विविधता का आखिर यूज़ क्या है। संरक्षण करने कुछ यूज होगा, फर्जी में तो मानो कुछ करता नहीं है, हम लोग संरक्षण करें तो कुछ ना कुछ ही होगा। यूज क्या है, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम करता है, मृदा निर्माण करता है, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण करता है। पूरी प्रक्रिया बताए थे ना कि कैसे लास्ट में अपघटन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सर्कल में चीज़ें चलती रहती हैं जितने भी पदार्थ हैं। तो अपशिष्टों का पुनः चक्रण भी होता है। सस्य परागण, यानी कि जो परागण हमने बताया था ना कि जो मधुमक्खियाँ हैं, जो आपके छोटे छोटे जीव हैं, ये क्या कहते हैं, ये परागण में बहुत सहयोग करते हैं। अब देखिए इसको कई कैटेगरी में बांट के हम देखते हैं। जैव विविधता का उपयोग भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत होते हैं। जैसे नई फसलें होती हैं, उन्नत किस्में होती हैं, तो मतलब भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। जैव विविधता नहीं रहेगी, जैव विविधता है बहुत सारी प्रजातियां हैं पादपों की जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोजन प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। प्रकृति के पुनः चक्रण होता है, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, पोषण चक्रण, सस्य परागण, जलवायु नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ औषधियाँ हमें मिलती हैं, सौंदर्य परक लाभ, जैसे पर्यटन, हम बहुत सारे पालतू जानवर करते हैं, साहित्य, ठीक है, साहित्यिक रचना, ये सारी मतलब इनमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि जैव विविधता के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या क्या उपयोग हैं। बहुत सारे उपयोग हैं, जितना आप सोच सकते हैं सब है, लेकिन यहाँ पे कुछ को लिख दिया गया है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब आगे की क्लास जो है हमारी IUCN है, ठीक है। IUCN के बारे में पढ़ेंगे, रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत की प्रमुख प्रमुख प्रजातियाँ उनको देखेंगे कौन सी किस कैटेगरी में है, वो चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नई क्लास में। अब आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और इसकी चिंता ना करिएगा कि प्रवाल भित्तियों का नोट्स हमने आपको दिया नहीं है, मतलब PPT में नहीं है, ये हम नोट्स अभी बनाए ही नहीं है, क्योंकि दिमाग से अभी हमने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था हम वो चीज़ें बढ़ा डाले, फोकस कर दिए। तो प्रवाल भित्तियाँ आपको यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया गया, नोट्स हम इसका शेयर कर देंगे साथ में, ठीक है। 1-2 दिन में, 1-2 दिन का तो टाइम चाहिए ही।
बाकी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो साथी हमारे ना सब्सक्राइब किए हो, जो सब्सक्राइब किए हो, जो देख रहे हैं रेगुलर, उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्लासेस को शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और लोग देखें। जब आप लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी तो हमें भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। वैसे ही मोटिवेशन तो हम बस पढ़ाते रहते हैं, मोटिवेशन है तभी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना एक अच्छा लग रहा है तो पढ़ा रहे हैं, जब तक मन होगा तब तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट बनाइए, नहीं अच्छा लग रहा तो भाई सपोर्ट मत करिए। साथ ही अगर क्लासेस में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वो चीज़ें भी अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो आप लोगों की एकदम बहुत बहुत उसके लिए भी धन्यवाद होगा। क्योंकि पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बस बेहतरीन अपना एक्सपीरियंस जो हम पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए कि क्लासेस कैसी हैं, कंटेंट कैसा है, अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। आज की क्लास और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।